द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एपिसोड 3, आर्यंस। आर्य संस्कृति का प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन टू आर्यन कल्चर। वैदिक, ईरानी और यूनानी ग्रंथों के आधार पर तथा विभिन्न आद्य हिंद यूरोपीय भाषाओं में पाए जाने वाले सजातीय शब्दों की सहायता से आर्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को निर्धारित किया जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद, जेंद अवेस्ता और होमर रचित इलियड तथा ओडिसी आते हैं। इनके तिथि निर्धारण की कसौटियों के बारे में विशेषज्ञों के बीच मतभेद है, किंतु हम लोग उन तिथियों का सहारा ले सकते हैं जिन्हें विद्वानों ने सामान्यतः स्वीकार किया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद को 1500 ईस्वी पूर्व में रखा जाता है, यद्यपि इसके कुछ अंश 1000 ईस्वी पूर्व तक आते हैं। जेंद अवेस्ता की तिथि 1400 ईस्वी पूर्व में रखी जाती है और होमर की रचनाओं को 900 से 800 ईस्वी पूर्व के निकट रखा जाता है। इन ग्रंथों में ऐसे विवरण नहीं हैं जिन्हें इतिहास की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु तो भी इनसे इतिहास की सामग्री प्राप्त हो सकती है। ये ग्रंथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के हैं, तो भी वे ऐसे काल में लिखे गए थे जब तांबे और कांसे का प्रयोग चलता था। होमर की रचनाओं के परवर्ती अंशों में लोहे का भी चर्चा है। सामान्यतः ग्रंथों से पता चलता है कि लोगों की जीविका मुख्यतः खेती और पशुपालन से चलती थी। ग्रंथों और सजातीय शब्दों से आर्य संस्कृति के प्रमुख लक्षण जाने जाते हैं। आर्य जन शीतोष्ण जलवायु में रहते थे। वे घोड़े पालते थे जिनका प्रयोग छकड़ा चलाने और सवारी करने दोनों में होता था। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि वो छकड़े में आरे वाली पहियों का इस्तेमाल करते थे। वे तीर धनुष से लड़ते थे और तीरों को तरकस में रखते थे। उनके समाज में पुरुष की प्रधानता थी। वे शव को गाड़ते किंतु जलाते भी थे। ईरान और भारत में रहने वाले हिंद यूरोपीय भाषा भाषी अग्नि पूजा करते थे और सोम रस का पान करते थे। सभी हिंद यूरोपीय समुदायों में पशु बलि प्रचलित थी, पर आर्य संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता हिंद यूरोपीय भाषा थी। प्रश्न उठता है कि इन विशेषताओं को कहां और कब की पुरातात्विक संस्कृति में खोजा जाए। जहां तक प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आर्य संबंधी विषय वस्तु का संबंध है, उसे उत्तर नवपाषाण युग तथा प्रारंभिक कांस्य युग में कहा जा सकता है। भूगोल की दृष्टि से हम पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि इनका भौगोलिक संबंध भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अनातोलिया और यूनान से है। प्राचीन काल से ही इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोग हिंद यूरोपीय भाषा बोलते हैं। सजातीय शब्दों से जिस प्रकार के जलवायु, पशु पक्षी जगत और वृक्षों का पता चलता है, उनके आधार पर हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रारंभिक आर्य जन गर्म क्षेत्रों में रहते थे। अतएव आर्य संस्कृति की खोज में हमें पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखना है। आर्य संस्कृति में अश्व पालन और प्रसारण की प्रक्रिया। आर्यन कल्चर, हॉर्स रियरिंग एंड प्रोपगेशन प्रोसेस। आर्य संस्कृति की पहचान में घोड़ों का स्थान बहुत ऊंचा है। हिंद यूरोपियों के प्रारंभिक जीवन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। अश्व और इसके सजातीय शब्द संस्कृत, अवेस्ता की भाषा, यूनानी, लैटिन और अन्य हिंद यूरोपीय भाषाओं में मिलते हैं। वेद और अवेस्ता की भाषा में बहुत से व्यक्तियों के नाम अश्व केंद्रित हैं। 1000 ईसा पूर्व के पहले वैदिक काल में भी हमें इस प्रकार के 50 घोड़े वाले नाम मिलते हैं और 30 रथ वाले। हेरोडोटस ने कुछ ईरानी जनजातियों के नाम बतलाए हैं जो घोड़े के नाम पर हैं। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया पर हमला करने वाले कस्सियों के नाम का संबंध भी घोड़े से है।
विभिन्न रूपों में ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार है। किसी दूसरे जानवर की चर्चा इतनी बार नहीं है। गौ की चर्चा 176 बार है और वृषभ बैल की चर्चा 170 बार है। गौ और वृषभ के बारंबार उल्लेख से जीवन यापन के लिए पशुपालन की प्रधानता प्रतीत होती है, किंतु जहां तक सामाजिक संरचना का प्रश्न है, गोपालकों पर अश्वधारियों का वर्चस्व था। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद पर मध्य एशियाई प्रभाव होने के कारण उष्णकटिबंध क्षेत्रों के कई जानवरों की चर्चा नहीं है। इसमें बाघ और गेंडे के नाम नहीं मिलते हैं। गाय, बैल और घोड़े के उल्लेखों की तुलना में सिंह, हाथी और भैंस की चर्चा बहुत कम हुई है। ऋग्वेद के 2 पूरे सूक्तों में घोड़े की प्रशंसा की गई है। लगभग सारे वैदिक देवताओं का संबंध घोड़े से है और यह विशेषता इंद्र और उनके साथी मरुतों पर लागू होता है। यद्यपि वैदिक जन बहुधा प्रजा, संतति और पशु के लिए प्रार्थना करते हैं, तथापि वे स्पष्ट रूप से घोड़े की कामना करते हैं और कभी कभी 1000 घोड़े मांगते हैं। अवेस्ता में पशुधन अधिक महत्व का दिखाई पड़ता है, किंतु घोड़ों का अपना स्थान है। मिस्र देवता की प्रार्थना में घोड़े और रथ का उल्लेख बार बार आते हैं। सूर्य के विषय में कहा जाता है कि उनके पास तेज चलने वाले घोड़े हैं। बहुत बाद भारत की मूर्ति कला में 7 रथ वाले सूर्य की प्रतिमा बहुत जगहों पर दिखाई पड़ी है। अपाम नपात नामक दूसरे देवता को भी अवेस्ता में तेज घोड़े वाला बताया जाता है। इस देवता का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ईरानी धर्म प्रवर्तक जरथुष्ट्र युवा राजा विस्तास्प को आशीर्वाद देते हैं कि उसके पास अनेक घोड़े हों। वे देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि युवा राजा को तेज घोड़े और शक्तिशाली सुपुत्र प्राप्त हो। यह भी ध्यान रखने का विषय है कि विस्तास्प के नाम के ही केवल अस अर्थात अश्व शब्द का प्रयोग नहीं होता, बल्कि यह शब्द कई और सरदारों और योद्धाओं के नाम में पाया जाता है। यह नाम है पोरसास्य, करेसास्प, गुश्तास्प और गमास्प। ईरान के शासक वर्ग के जीवन में घोड़ा ऐसा अभिन्न अंग बन गया था कि धार्मिक अथवा अन्य अपराधों के लिए जिस कोड़े से अपराधियों को मारा जाता था वह अस्फे अस्त्र कहलाता था। गाथा को अवेस्ता का सबसे प्राचीनतम अंश माना गया है, पर अवेस्ता में इसके कुछ ही अंश पाए जाते हैं और इनमें घोड़े के उल्लेख अधिक नहीं है, किंतु सामान्यतः घोड़े से अवेस्ता का अच्छा परिचय है। साथ ही साथ इसमें रथ में लगाने वाले घोड़े और सवारी करने वाले घोड़े के उल्लेख खास तौर पर है। घोड़े और घोड़े वाले रथ दोनों होमर की रचनाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इक्केरी पद वाला सरदार के घोड़े की देखरेख करता था और इस पद का नाम ओडिसी में बार बार आता है। अतएव वैदिक ईरानी और यूनानी ग्रंथों से स्पष्ट है कि प्राचीन हिंद यूरोपीय भाषा भाषी घोड़े से भली भांति परिचित थे। इसकी पुष्टि पश्चिमी एशिया में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेखों में मिलता है। अश्वपालन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य भारतीय महादेश से काफी दूरी पर मिलता है। पश्चिम में नीपर नदी और पूरब में वोलध नदी के बीच पालतू घोड़ों की सबसे बड़ी संख्या मिलती है। पुरातत्व बतलाता है कि घोड़ा पहल दक्षिण यूराल देश के क्षेत्र में 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास मिलता है। प्रसिद्ध पुरातात्विद मरीजा गिम्टुस का कहना है कि वो वोल्गा स्टेप की गडेरियों से संभवतः पहल घोड़ों को पालतू बनाए थे। यद्यपि उसी काल में घोड़े की अवशेष काला सागर के इलाके में भी मिलते हैं। काला सागर के निकट होने के कारण घोड़ा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अनातोलिया में पाया जाता है। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते घोड़े काफी संख्या में साइबेरिया में मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी ईरान में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के
प्रारंभ में ही एलम की लिपि में घोड़े का भाव चित्र मिलता है। सुमेर की लिपि में भी इस प्रकार का भाव चित्र 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास मिलता है। किंतु पश्चिमी एशिया के जीवन में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रथमार्ध में घोड़े की कई महत्व की भूमिका दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में घोड़े की जानकारी दक्षिणी पूर्वी ईरान के स्लायक 111 नामक स्थान और दक्षिणी अफगानिस्तान के मुंडगिक नाम के स्थान में भी थी। ऐसा लगता है कि पालतू होने के बाद भी घोड़े का व्यापक इस्तेमाल बहुत दिनों बाद ही हुआ। यद्यपि घोड़े की जानकारी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दक्षिण यूराल और काला सागर के बीच वाले क्षेत्र में हुई, इसका आम इस्तेमाल 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास आकर हुआ। इसमें संदेह नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था में आद्य ईरानी और आद्य वैदिक भाषा बोलने वाले लोग इसका व्यापक इस्तेमाल करते थे। इन्हीं के संपर्क में आने के कारण अन्य कबीलों ने घोड़े को अपनाया। हत्तियों के अभिलेख में तथा हिब्रू, अक्काडी और कॉकेसी भाषाओं में जो घोड़े के लिए शब्द मिलते हैं, उनका संबंध अश्व से है। 19वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में पश्चिमी एशिया में घोड़े के प्रयोग के अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े पर सवार होकर लोग इराक की सीमा पर हमला करते थे। इस संदर्भ में कस्सियों का उल्लेख नहीं है। यद्यपि उन्हीं के आगमन के कारण 17वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस क्षेत्र में घोड़े आए। बेबीलोनिया में जब पहले घोड़ा आया तो वहां के लोग उसे पहाड़ी गधा के नाम से पुकारते थे। युद्ध रथ। हिंद यूरोपीय रथ चलाने में घोड़ों का प्रयोग खूब करते थे और इस बात की जानकारी वैदिक ग्रंथ अवेस्ता और होमर की रचनाओं में मिलती है। परवर्ती वैदिक ग्रंथों में वर्णित वाजपेय यज्ञ में रथों की जिस दौड़ की चर्चा की गई है, वह दौड़ यूनान में भी प्रचलित थी और होमर ने इसका पूरा वर्णन किया है। आद्य हिंद यूरोपीय भाषा में रथ के लिए 2 शब्द मिलते हैं। उनमें से प्रत्येक आधे दर्जन हिंद यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित हैं। उसी प्रकार धुरी जोत और नाभि के लिए जो सजातीय शब्द हैं, वे 6 हिंद यूरोपीय भाषाओं में पाए जाते हैं। कई हिंद यूरोपीय भाषाओं में घोड़े पर चढ़ने के लिए एक ही प्रकार की क्रिया मिलती है। उसी तरह हत्ती और संस्कृत में रथ जोतने के लिए जिन शब्दों का व्यवहार होता है, वो एक प्रकार है। आद्य हिंदू यूरोपीय भाषा में पहिए के लिए 2 अलग अलग शब्द हैं। संभवतः 2 में से एक शब्द उनका अपना नहीं है। इसे व्यापार और दूसरे प्रकार की अन्य संपर्क के कारण हिंद यूरोपियों ने पश्चिमी एशिया से सीखा। किंतु पहिया वाली गाड़ी स्टेप वासियों के जीवन में इस तरह समा गई कि इसके लिए जो उधार लिया हुआ शब्द है, वह भी कई हिंद यूरोपीय भाषा में फैल गया। यह कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिम एशिया में चक्के वाला रथ का आरंभ हुआ और उसी समय यह दक्षिण रूस के स्टेपों में पहुंचा। दक्षिण रूस की खुदाइयों में 3000 ईस्वी पूर्व से रथ होने का प्रमाण मिलता है। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में 2 या 3 पहिए वाले रथ मिलते थे। मितानी शासकों के नाम से पता चलता है कि 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास वे रथों का प्रयोग करते थे। बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे दौड़ते रथों का स्वामित्व, रथों का सामना करना, बड़े घोड़ों का स्वामित्व। हिंद ईरानी उपाधि रथ चालक भी चर्चा है। एक मितानी राजा का नाम दशरथ है, जिसका अर्थ होता है 10 रथों को रखने वाला। भारत के बाहर काठ के पहिए मिलते हैं, किंतु 2000 ईस्वी पूर्व तक साधारणतः उनमें आरे नहीं होते थे। हड़प्पाई संदर्भ में मिट्टी के बने खिलौने में पहिए मिलते हैं, किंतु उनका तिथि निर्धारण ठीक से नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि वे 2000 ईस्वी पूर्व के पहले के नहीं हैं। To be continued in the next episode. Stay connected and take care.